नमस्कार। हमारी पृथ्वी पर ना लाखों करोड़ों तरह के जीव जंतु हैं। कुछ इतने छोटे कि दिखते भी नहीं और कुछ इतने विशाल कि यकीन नहीं होता। अब सवाल ये है कि वैज्ञानिक इन सबको समझते कैसे हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। तो चलिए आज जैविक वर्गीकरण यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की इसी दिलचस्प दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरी उलझन को सुलझाया कैसे गया। जरा सोचिए, लगभग 90 लाख मतलब 90 लाख अलग अलग तरह के जीव। ये तो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जैसा है जिसमें हर किताब एक अलग प्रजाति हो। अब इन्हें ऑर्गेनाइज करना कितना बड़ा काम होगा, है ना? वैज्ञानिकों के सामने बिल्कुल यही चुनौती थी। तो उन्होंने जीवन की इस विशाल लाइब्रेरी को आखिर व्यवस्थित किया कैसे? चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, हर चीज को उसकी सही जगह पर रखने की आदत तो हम सब में होती है। ठीक वैसे ही वैज्ञानिकों ने भी सोचा कि जीवन को समझने के लिए एक तरह का, कह सकते हैं, फाइलिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। शुरुआती कोशिशें थोड़ी सीधी साधी थीं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की नींव रख दी जिससे हर जीव को उसका एक सही पता मिल सके। और ये सफर शुरू हुआ अरस्तु जैसे दार्शनिकों के साथ, जिन्होंने पहली बार इसे एक वैज्ञानिक नजरिए से देखा। फिर आए कैरोलस लिनियस, जिन्होंने कहा चलो सब कुछ दो बड़े बक्सों में डाल देते हैं। लेकिन जो असली गेम चेंजर था ना, वो आया 1969 में। आर.एच. विटेकर ने एक ऐसा सिस्टम पेश किया जिसने क्लासिफिकेशन का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो लिनियस का ये आइडिया था क्या? बहुत ही सिंपल। उन्होंने कहा दुनिया में या तो पौधे हैं या फिर जानवर, बात खत्म। सुनने में तो भाई बिल्कुल सही लगता है ना, पर वैज्ञानिकों को बहुत जल्दी समझ आ गया कि अरे जिंदगी इतनी सीधी सादी कहाँ है। लिनियस का नियम एकदम सीधा था। जो चीज हरी है, एक जगह टिकी रहती है, वो पौधा है, मतलब प्लांटी किंगडम में। और जो हिलता डुलता है, अपना खाना खुद ढूंढता है, वो जानवर है, मतलब एनिमेलिया किंगडम में। सीधी सी बात। ये सब कुछ बस इस पर था कि कोई जीव बाहर से कैसा दिखता है और क्या करता है। पर इस सीधे साधे सिस्टम में बहुत बड़ी बड़ी खामियां थीं। पहली बात, ये सिस्टम ये नहीं देख पा रहा था कि किसकी कोशिकाएं सरल हैं यानी प्रोकैरियोट्स और किसकी जटिल हैं यानी यूकैरियोट्स। दूसरी बात, इसने एक कोशिका वाले जीवों को और कई कोशिकाओं वाले जीवों को सबको एक ही डब्बे में डाल दिया। और सबसे बड़ी गड़बड़ ये थी कि ये भी नहीं बता पा रहा था कि कौन धूप से अपना खाना बनाता है और कौन नहीं। सब कुछ मिक्स हो गया था। अब सोचिए, मशरूम यानी फंगस, उसको कहाँ रखें? दिखता तो पौधे जैसा है पर धूप से खाना तो बनाता नहीं। और अमीबा जैसे छोटे छोटे एक कोशिका वाले जीव, वो क्या है? न तो वो पौधे हैं न ही जानवर। ये सारे जीव लिनियस के सिस्टम में कहीं भी फिट नहीं हो रहे थे। ये मिसफिट्स के और वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बन गए थे। और बस इसी पहेली को सुलझाने के लिए मैदान में उतरे आर.एच. विटेकर। उन्होंने दो बक्सों वाले उस पुराने सिस्टम को किनारे कर दिया और एक बिल्कुल नया 5 किंगडम सॉल्यूशन पेश किया। और इसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। विटेकर की ब्रिलियंस ये थी कि उन्होंने सिर्फ बाहर की शक्ल सूरत नहीं देखी, वो गहराई में गए। उन्होंने पूछा, इनकी कोशिका का स्ट्रक्चर कैसा है, ये अपना खाना कैसे हासिल करते हैं, इनका शरीर कैसे बना है, एक कोशिका से या बहुत सारी। इन ज्यादा गहरे सवालों के आधार पर उन्होंने जीवन को 5 बिल्कुल साफ साफ ग्रुप्स में बांटा: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल। तो फिर चलिए इन 5 किंगडम्स की एक छोटी सी यात्रा पर निकलते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे छोटे, सबसे सरल और सबसे पुराने जीवों से, किंगडम मोनेरा। यह हमें भले ही दिखाई ना दे, पर यकीन मानिए इस ग्रह के असली शासक यही हैं। तो किंगडम मोनेरा में कौन है? सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया। ये छोटे छोटे जीव सचमुच हर जगह हैं। उबलते हुए गर्म पानी के झरनों में, गहरे समुद्र में, बर्फीले ग्लेशियरों पर, आप नाम लीजिए, वो वहां हैं। और मजे की बात यह है कि इनका स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल होता है, पर इनका बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। और ऐसा नहीं है कि सारे बैक्टीरिया एक जैसे दिखते हैं। नहीं, इनके आकार भी बहुत अलग अलग होते हैं। कुछ गोल मटोल होते हैं जिन्हें कोकाई कहते हैं, कुछ रॉड जैसे होते हैं जिन्हें बेसिली कहते हैं, कुछ तो स्पाइरल शेप के होते हैं, स्पिरिला, और कुछ तो कॉमा के निशान जैसे दिखते हैं जिन्हें विब्रियो कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं उन 2 किंगडम्स पर जो खास तौर पर पुराने सिस्टम के मिसफिट्स के लिए बनाए गए थे। ये हैं किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई। ये वो अजीब और कमाल के जीव हैं जो ना तो पौधे हैं, ना जानवर और ना ही बैक्टीरिया। इनकी अपनी अलग ही दुनिया है। प्रोटिस्टा किंगडम में आपको डायटम जैसे शानदार जीव मिलेंगे। इनकी बाहरी दीवार है ना, वो सिलिका की बनी होती है, मतलब एक तरह के कांच की।
और ये दीवारें एक साबुनदानी के दो हिस्सों की तरह एक दूसरे में बिल्कुल फिट हो जाती हैं। और ये बहुत जरूरी हैं। ये समंदर के मुख्य प्रोड्यूसर हैं। मतलब जैसे जमीन पर पेड़ पौधे खाने की शुरुआत करते हैं, वैसे ही समंदर में डाइटम करते हैं। और फिर आता है किंगडम फंजाई। ये एक बिल्कुल ही अनोखा साम्राज्य है। इन्हें हेट्रोट्रॉफिक जीव कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि ये पौधों की तरह अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये अपना पोषण या तो मरी हुई चीजों से लेते हैं या फिर दूसरे जिंदा जीवों पर निर्भर रहते हैं। फंजाई में रिप्रोडक्शन का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। इसे 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, प्लाज्मोगैमी, मतलब 2 सेल्स का प्रोटोप्लाज्म आपस में मिल जाता है। स्टेप 2, कैरियोगैमी, मतलब अब उनके दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं। और फिर आता है स्टेप 3, मियोसिस, जिससे नए स्पोर्स बनते हैं और उनसे नए फंजाई पैदा होते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने उन चीजों की बात की जो जिंदा हैं, पर अब हम कुछ ऐसा देखने जा रहे हैं जो जीवन की परिभाषा पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। ये विटेकर के 5 किंगडम्स में से किसी में भी फिट नहीं होते। हम बात कर रहे हैं वायरस की। तो आखिर ये वायरस है क्या चीज? देखिए, ये कोई सेल नहीं है। जब तक ये किसी जिंदा सेल के बाहर है ना, ये बस एक बेजान क्रिस्टल जैसा है, जैसे नमक का दाना, कुछ नहीं। वैसे वायरस शब्द का मतलब ही होता है जहर या जहरीला तरल। ये जिंदा तभी होता है जब ये किसी और के सेल पर कब्जा कर लेता है और उसकी मशीनरी को हाईजैक कर लेता है। उसके बिना ये कुछ नहीं है। और इनके स्ट्रक्चर, इनके डिजाइन भी हैरान कर देते हैं। कुछ वायरस, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस, एक सिंपल रॉड जैसे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैक्टीरियोफेज जैसे वायरस हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के स्पेसशिप या फिर किसी लूनर लैंडर जैसे दिखते हैं, एकदम अजीब। और अगर लगता है कि वायरस बहुत छोटे हैं, तो जरा वायरॉइड से मिलिए। ये तो वायरस से भी छोटे होते हैं। 1971 में टीओ डाइनर ने इन्हें खोजा था। सोचिए, इनमें वायरस की तरह बाहर प्रोटीन का कोई कोट भी नहीं होता। ये सिर्फ आरआरएनए का एक खुला टुकड़ा है, और बस यही टुकड़ा इन्फेक्शन फैलाने के लिए काफी है। और फिर आते हैं प्रियॉन। ये शायद इन सब में सबसे अजीब हैं। क्यों? क्योंकि इनमें तो जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए या आरएनए होता ही नहीं। ये बस गलत तरीके से फोल्ड हुए प्रोटीन है। और इनका काम क्या है? ये अपने जैसे दूसरे सही प्रोटीन्स को भी गलत तरीके से फोल्ड होने पर मजबूर कर देते हैं, एक चेन रिएक्शन की तरह। और यही मैड काउ डिजीज जैसी भयानक न्यूरोलॉजिकल बीमारियों की वजह बनते हैं। तो ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। अगर वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन सच में जिंदा नहीं है, तो आखिर ये हैं क्या? ये जिंदा और बेजान के बीच की एक धुंधली सी सरहद पर मौजूद हैं। और ये हमें याद दिलाता है कि हम अपनी ही दुनिया के बारे में अब भी कितना कम जानते हैं, है ना? न जाने अभी और कितने ऐसे रहस्य हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। विज्ञान की ये तलाश शायद कभी खत्म नहीं होगी।